हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SQATIS में। कल तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि यूपीएससी का मेंस का पेपर 1 एसे का पेपर 2 जनरल स्टडीज़ पार्ट 1, पेपर 3 जनरल स्टडीज़ पार्ट 2 एंड पेपर 4 जनरल स्टडीज़ पार्ट 3। आज हम लोग पेपर 5 जो यूपीएससी का मेंस का सिलेबस है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। जनरली इट इज़ नोन एज और पॉपुलरली इट इज़ नोन एज एथिक्स पेपर, एथिक्स और मोरालिटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है और आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी यूपीएससी को कि एथिक्स का पेपर इंक्लूड करना पड़ा। एथिक्स मतलब हम अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे और बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो लबासना है ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ बहुत सारी शिकायतें जा रही थी क्योंकि जो NCRB का रिपोर्ट है पता चलता है कि देश के बहुत सारे एरियाज़ हैं या स्टेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ करप्शन की इशूज़ बहुत हाईलाइट किए गए। बहुत सारे पेपर्स में भी आते हैं, पढ़ा जाता है इसको और देखने को मिलता है कि जिनके ऊपर जो जिम्मेदारी है कि वो मॉनिटरिंग करें ताकि जो करप्शन जैसी जो चीज़ें हैं, जो इमोरल चीज़ें हैं, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, उसको कम किया जा सके। अगर वही लोग इसमें बढ़ चढ़ के अगर भाग लेते हैं या इसको चाहे अनचाहे इसको सपोर्ट करते हैं या इस चीज़ को लेकर के वो सीरियस नहीं रहते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसीज़ है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसको ग्रासरूट लेवल पे 100% लागू करवाया जाए। तो इसी को लेकर के जो एथिक्स पेपर इंक्लूड किया गया ताकि जो कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है उसका आखिर उसके अंदर कैपेसिटी है, एलिजिबिलिटी है या नहीं, अगर ग्राउंड में वो जा रहा है, फील्ड में अगर उसकी पोस्टिंग होती है तो किन सारी समस्याओं से उसको जूझना होता है, कहाँ कहाँ उसको कन्फ्लिक्ट आते हैं और कहाँ कहाँ डुअलिटी आते हैं, द्वंद्व में किन किन चीज़ों को लेकर के वो कोई भी जो IAS ऑफिसर हो या और भी स्टेट के ऑफिसर्स हों या कोई भी कर्मचारी हो, खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, या इसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी, कॉरपोरेट्स में भी देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स GS के लिए, GS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि केवल एक सेगमेंट से, अभी पीछे हम लोग GS पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखें कि उसमें जैसे हिस्ट्री भी है, सोसाइटी भी है, ज्योग्राफी भी है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपका गवर्नेंस है, पॉलिटी है और भी नहीं, उसको बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद पेपर 3 में साइंस टेक है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स का बहुत सारा पोर्शन उसमें इंक्लूड किया गया है। तो उसमें जो मार्क्स होता है हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अलॉट किया गया है। लेकिन एथिक्स पेपर में 250 मार्क्स का जो पेपर है ये है और इसमें एक बहुत ही हाई स्कोरिंग भी होता है। अगर अच्छे से अब वो पता चल जाता है कि आपके अंदर आखिर क्या है एक्चुअली, तो इसी को टेस्ट करने के लिए कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है या केवल ब्लफ तो नहीं न कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं हम लोग कौन कौन से कीवर्ड्स हैं इसमें। जनरल स्टडीज़ 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स है, इसमें इंटीग्रिटी है, इसमें एक कीवर्ड्स हैं, इसमें माइनर डिफरेंस है और बाकी क्या डिफरेंस है वो हम लोग आगे चल के डिटेल में जब इसके बारे में अध्ययन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। एप्टीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब आपकी जो कैपेसिटी है, एलिजिबिलिटी है, यानी जो क्षमता है आपके अंदर या नहीं है। इंटीग्रिटी मतलब ऑफ कोर्स ऑनेस्टी और एथिक्स मतलब
मोरालिटी और एथिक्स में फिर आगे फर्दर हम लोग देखेंगे कि डिटेल में इसमें क्या डिफरेंस है, एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स, और व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी, एंड व्हाट वी रियली अंडरस्टैंड बाय एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डील at a accurate way in a quick taking quick decision at a proper time. This paper will include questions to test the candidate's attitude and approach relating to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि कैंडिडेट्स का एटीट्यूड, वो बोलते हैं ना हम लोग गांव देहातों में हम लोग बोला जाता है कि कैंडिडेट्स का तेवर, कि इसका मतलब क्या है, उसका चाल ढाल कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है, या उसकी थिंकिंग कैसी है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है उसका, या फिर कह सकते हैं कि उसके इनहेरिटेड उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है या नहीं. एक बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहावत चलता है कि खास करके नॉर्मली हर एक गांव देहात में जो कहानी है या मुहावरे हैं कहे जाते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात. इसका मतलब है कि जो व्यक्ति नेचुरली टैलेंटेड है उसके हाव भाव से ही ऑलमोस्ट पता चल जाता है. इशू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी, प्रोबिटी एंड इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इशूज एंड कन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी. यानी वो सोसाइटी में जहाँ रहता है, जब पब्लिक लाइफ में, मतलब अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स है वो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो उनको किन किन इशूज़ का सामना करना पड़ता है पब्लिक लाइफ में. फिर सोशल लाइफ में उनको किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है या किन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है. तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ध्यान देंगे हम लोग. और इशूज कन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी. क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दीज एस्पेक्ट्स. और इसमें क्या है कि केस स्टडीज़ भी दिया जाता है. कि एक सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि बिहार के जो नॉर्थ बिहार है वहाँ बाढ़ आया हुआ है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएं, और वहाँ आप एक कलेक्टर के रूप में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में आप वहाँ आपकी अपॉइंटमेंट होती है. और ये जो बाढ़ की समस्या है हर साल की समस्या है. तो इन समस्या से निजात पाने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे. और खास करके ऐसा सिचुएशन दे दिया गया हो कि वहाँ से जो लोगों का विस्थापन है वो बहुत ज़्यादा होता है. खास करके जैसे ही जून जुलाई का मौसम आता है, लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर के कहीं दूसरे सेफ स्थान पे, उनको पता है कि जुलाई अगस्त में यहाँ बहुत भारी बारिश होगी, उसके चलते उनका जान माल का क्षति होना तय है. इसलिए वो पहले क्या करते हैं कि पहले से ही वो वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं कि वो कहीं सेफ स्थान पे चले जाएं. लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि कोई फैमिलीज किसी कारणवश क्या वो उनका अपने घर से, रिलेटिव से मोह के कारण वो अपने घर से नहीं निकल पाते हैं, और आप वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट किए गए हैं. तो आपको उन पब्लिक को या वैसे लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि ये आपके लिए या आपके लाइफ के लिए सेफ़ नहीं है, और या फिर क्या फर्दर आपके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे ताकि उनको कन्विंस करते हुए, ताकि उनकी भावनाएं भी आहत ना हो और फिर वो वहाँ से डिस्प्लेस भी हो जाएं. ये आसान नहीं होता है. ऐसे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो केस स्टडी पे बेस होते हैं, या फिर बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं इसके बारे में, केस स्टडीज़ के बारे में. टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट द फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज विल बी कवर्ड. इसमें हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से एरियाज को कवर किया गया. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. एसेंस, इसका मतलब क्या हुआ. डिटरमिन्स, कौन कौन से कारक हैं इसमें. कंसिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, यानी ह्यूमन एक्शंस में एथिक्स का क्या परिणाम होता है. अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसकी छवि कैसी बनती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है तो कैसा काम करता है, लोग उसके काम से कितने प्रभावित होते हैं, या देश के या अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए वो किन स्टेप्स को उठाता है ताकि लोग अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ पहुंचाया जा सके. तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है. डायमेंशन ऑफ एथिक्स, यानी एथिक्स के डायमेंशन कौन कौन से हैं.
एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, यानी आपका प्राइवेट लाइफ भी है, मतलब कि आपकी फैमिलीज हैं, आपके अगर मैरिड हैं तो वाइफ हैं, बच्चे हैं, या फिर आपके और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं, तो ये आपका प्राइवेट लाइफ हो गया। फिर पब्लिक लाइफ क्या है कि आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ वर्किंग प्लेस पे काम करते हैं, तो वहाँ आपके लिए एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस बन जाता है, आप एथिकल हैं या नहीं हैं, आप अकाउंटेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं हैं, आप अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के लिए और पब्लिक जो चार्टर से सिटीजनशिप है उनके फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स उठाते हैं और उनमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें एथिक्स का क्या रोल होता है। ह्यूमन वैल्यूज लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। हाँ, इसमें हम लोग देखा जाएगा कि जो लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स हैं, जैसे भारत तो सदियों से अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास उठा के देखें तो आज से 3000 साल 4000 साल पहले का इतिहास अगर उठा के देखें, तब से लेकर आज तक एक से एक ग्रेट जो स्कॉलर्स यहाँ पैदा हुए हैं, ग्रेट टीचर्स कहेंगे हम लोग जो पैदा हुए हैं, कि उनके लाइफ से हमें क्या सीख मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखा जाए तो एंशिएंट इंडिया में तथागत गौतम बुद्ध या फिर महावीर जैन या और भी जो ग्रेट प्रीचर्स रहे हैं, जो गांव-गांव जा कर के लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे, उनके लाइफ से हमें क्या सीख मिलती है। या फिर और भी आते हैं मॉडर्न लाइफ में या मेडिवल एरा में, तो गुरु नानक के लाइफ से हमें क्या सीख मिलती है। रविदास हैं, कबीर हैं, संत कबीर हैं। उसके बाद फिर मॉडर्न में आएंगे तो ज्योतिबा फूले हैं, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों, और फिर सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले। फिर देखते हैं कि और भी बहुत सारे मॉडर्न इंडिया में देखेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, नेहरू जी हैं, या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं। तो इनके पर्सनालिटी से हमें क्या सीख मिलती है, इनके लाइफ से हमें कौन कौन से लेसन सीखना चाहिए, हम लोग देखेंगे। या पूरे वर्ल्ड के भी, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, हेगल हो गए, या फिर जॉन लॉस्की हो गए, जो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, अरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, सुकरात हो गए। तो ये जो ग्रेट स्कॉलर्स रहे हैं या फिलोसोफर्स रहे हैं या फिर सोशल थिंकर रहे हैं, इनके लाइफ से हमारे लाइफ में कैसे परिवर्तनशील होता है। या बहुत सारे जो कंसेप्ट दिए गए हैं, जैसे सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, या फिर कैपिटलिज्म है, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग जीएस में भी पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से यानी इनके लाइफ टीचिंग से हम क्या सीख सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन अपने डे टू लाइफ में या अपने वर्किंग प्लेस पे या प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में क्या सीख लेकर के हम लोगों को समझा सकते हैं। लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या जो रिफॉर्मर्स हो, यानी बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स भी हुए हैं, जैसे इंडिया में जैसे जो सती प्रथा था उसके इरेडिकेशन के लिए बहुत सारे लोग सामने आए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का क्या उसमें योगदान रहा है, राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा है। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कहा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने कानूनी मान्यता प्रदान की और उसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके लाइफ से हमें क्या अच्छा है। बहुत सारे जैसे दुर्गा नागपाल का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, और भी ऐसे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, और उनका एक एक जो कार्य है वो बहुत ही आपको कह सकते हैं कि हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एक लेसन से देखे जाते हैं कि उनसे हमें इंटीग्रिटी, प्रोबिटी या जो ये इथिक्स है, मोरालिटी है, सीखनी चाहिए कि उन्होंने अपना पूरा लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया और एक अच्छे जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, एक अच्छा प्रशासनिक जो होना चाहिए अधिकारी, वो उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ हैं। तो रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। तो रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, यानी फैमिली का रोल क्या होता है। कहा जाता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी तो यही बताता है कि सबसे पहले, या ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि माता पिता ही उनके पहले गुरु होते हैं, तो वहीं से उनकी जो टीचिंग्स है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फैमिली का क्या रोल होता है ताकि लोगों को या जो बच्चे हैं उनको मॉरल वैल्यूज इनकलकेट किया जा सके, उनके माइंड में डाला जा सके। या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बाद अगर बच्चा बड़ा होता है तो 4-5 साल के बाद फिर वो स्कूल जाना शुरू करता है, तो
वो कैसे स्कूल्स में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके क्या बैकग्राउंड रहे हैं, वहाँ कैसे शिक्षाएं दी जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और उनका प्रभाव जो ह्यूमन इंटरफेस है, जो ह्यूमन वैल्यूज है, जो मोरालिटी है, उस पर क्या पड़ता है, इस पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। एटीट्यूड, एटीट्यूड किसे कहा जाता है, वही फिर बात आ गया कि जो एटीट्यूड है ना, वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि आपका कपड़ा पहनने का ढंग या आपके सोचने का ढंग, आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं, आप डार्क एरिया को कवर करते हैं कि ब्राइटर एरिया को कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक पर्सन के रूप में, एक पर्सनालिटी के रूप में डेवलप करने में मदद करता है। तो एटीट्यूड क्या है, इसमें कंटेंट कौन कौन से नहीं था, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, यानी हर एक चीज़, जो चीज़ हम सोचते हैं वही एक्शन में आएगा। और ये आखिर कैसे डिसाइड होता है, तो आपके एटीट्यूड से ही डिसाइड होगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका जो अप्रोच कैसा है किसी चीज़ को लेकर के। तो इन सारे जो टॉपिक्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, आपको एटीट्यूड्स हैं कि आप मोरली कितना, मोरल एटीट्यूड आपका कैसा है, नैतिक रूप से आप कैसे सोचते हैं, या फिर पॉलिटिकली आप कैसे सोचते हैं। पॉलिटिकली मतलब जो पॉलिटिक्स है केवल वही नहीं, बल्कि एक ब्रॉड सेंस में, इन अ ब्रॉड सेंस, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉलिटिकल मोरालिटी। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, आपका सोशल इन्फ्लुएंस कितना है, आप लोगों को कितना प्रभावित कर पाते हैं, लोगों को कितना ज़्यादा आप उनके सुख दुख में शामिल हो पाते हैं, या उनके जो एक ह्यूमन टच जो होता है उसको कितना फील कर पाते हैं, या आपको परसुएड करना हो, किसी से कुछ चीज़ें कहलवानी हो या बुलवानी हो, तो उसमें कितने सफल हो पाते हैं, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, अब आ गया हमारा एप्टीट्यूड, जो इस पेपर का नाम ही है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यानी एथिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इंटीग्रिटी या प्रोबिटी में क्या किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, और आपका एप्टीट्यूड क्या है, यानी आपके अंदर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कैसी है, क्या आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लायक हैं या नहीं हैं, या क्या जो जितने भी क्राइटेरिया यूपीएससी ने रखा है उसको आप फुलफिल करते हैं या नहीं है। इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में आप जब जाते हैं तो आप कैसे वहाँ आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है, इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें आपके डिसाइड करेगी कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है या कैसा नहीं है। अगर अच्छा एप्टीट्यूड रहा इन द सेंस कि आप हाई आईक्यू वाले हैं, या फिर एवरेज आईक्यू वाले, या वेरी गुड आईक्यू वाले हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी एक क्षेत्र में। लेकिन केवल हाई आईक्यू का होना ही आपके एटीट्यूड को नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि आप सोशली कितना अप्रोचेबल हैं, सोशेबल कितना है, लोगों से मिलना जुलना आपका कितना होता है। ह्यूमन टच बोला गया ना कि आप किसी दूसरे के दुख को देख के दुखी होते हैं या नहीं होते हैं, या किसी दूसरे के सुख को देख के सुखी होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें आपके जो मोरालिटी है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम लोग। सिविल सर्विसेज, फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, यानी किन किन चीज़ों का इसमें हमें पहले ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई बच्चा अगर बचपन से ही उसको अच्छा वैल्यूज़ मिला हो, उसके परिवार से, उसके स्कूल से, उसके फ्रेंड सर्कल से, कॉलेज से, टीचर से, प्रोफेसर से, तो वो ज़रूर अपने लाइफ में एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करेगा। ठीक है। इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, हाँ, खास करके सिविल सर्विसेज में अगर हैं तो आप कितने ईमानदार हैं, इम्पार्शली कितने हैं। इम्पार्शल मतलब आप पक्षपात नहीं करते हैं किसी चीज़ को, ना पॉलिटिकल पक्षपात करते हैं, ना सोशल, ना किसी रिलीजियस को लेकर के, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप ताक पे रखते हैं, पहले आपका ड्यूटी फर्स्ट, सेकेंडरी चीज़ें वो सारी चीज़ें हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि आप कितने इम्पार्शल हैं, यानी कि कितने आप अपने अप्रोच में, अगर कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास कोई समस्या के लेकर के, तो अपने उस अप्रोच में, अपने उस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में आप कैसे उसको डील कर पाते हैं बिना पक्षपात किए हुए। नॉन पार्टीशनशिप वही है कि बिना कुछ, ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो निष्पक्षता है, कितना आप निष्पक्ष रह पाते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस
और भी जितने जो कीवर्ड्स हैं, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो ये जितने भी जो कीवर्ड्स हैं हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि आखिर इंटीग्रिटी का मतलब, सिविल सर्विसेज के लिए इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, क्या वैल्यू है, आखिर इसमें क्यों इंक्लूड किया गया है कि जो यूपीएससी आपको चाहता है कि या बहुत ही इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति रहें या ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करने वाले व्यक्ति रहें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं, जो केस स्टडीज़ पाए गए हैं कि कोई आईएएस ऑफिसर जाता है मंच पे तो कुछ भी कहने लगता है, कुछ भी गाने लगता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, या फिर देखा गया कि एक रिलीजियस पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक रिलीजन से आप अगर बिलोंग करते हैं तो उसके प्रति आपका झुकाव ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाए कि आप ऑब्जेक्टिविटी को कितना फॉलो कर पाते हैं, आप इंटीग्रिटी को कितना मेंटेन कर पाते हैं, या फिर आपके अंदर जो नॉन पार्टिसनशिप का क्वालिटी है, इम्पार्शल रहने की क्वालिटी है या नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेदर यू आर कंपैशनेट टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अल्टीमेटली you are the person who is going to implement all the programs run by the government। कि जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो खास करके जो वेलफेयर स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, तो उनको अच्छे तरीके से उसका मॉनिटरिंग करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना आपकी एक जिम्मेदारी है। तो उसमें आप कितने इम्पार्शल रह पाते हैं, अपनी इंटीग्रिटी को कितना मेंटेन कर पाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का। और जो वीकर सेक्शन है, आखिर कोई भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो जो वीकर सेक्शंस हैं उनको ज़्यादा फोकस करके चलाया जाता है, खास करके जो SC/STs हैं, OBCs हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन BPL में रहने वाली जो फैमिली हैं, या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान, या जो ट्राइबल पीपुल हैं उनका ध्यान आप कैसे रख पाते हैं नहीं, उनके प्रति आपके अंदर कंपैशन की भावना है या नहीं, यानी करुणा की भावना है या नहीं है, यानी उनके बारे में आपकी सोच कैसे, आपकी थिंकिंग कैसे है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ग्राउंड में जाकर ही काम करना है, उन्हीं के लिए काम करना है, तो आप उनके प्रति आप कैसा सोच रखते हैं। तो इन सारी चीज़ें आपके डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा होगा, और जब आप जाते हैं तो आपका लोगों के प्रति अप्रोच, या फिर वहाँ जाने के बाद आपका एटीट्यूड कैसा होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ ये भी ट्रेंडिंग है कंसेप्ट, यानी व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कंसेप्ट, इसकी संकल्पना क्या है, किसे कहते हैं, एंड देयर यूटिलिटीज़, और इसकी उपयोगिता क्या है। खास करके अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा काम करता है, ताकि लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही हुआ कि हम आपकी भावनाएं समझते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप दुखी हैं तो हम भी कोशिश करते हैं, या हमारे अंदर वैसी भावनाएं अगर है तो हम चाहेंगे कि आपके दुख में शामिल हों, ताकि आपका दुख कोई कम या दूर तो नहीं करता, लेकिन एक सिंपैथी ज़रूर मिलता है उसको। देयर यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, यही एक इमोशनल इंटेलिजेंस का, खास करके अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप काम करने जा रहे हैं किसी ऑफिस में या किसी डिस्ट्रिक्ट में या फील्ड में, तो वहाँ जो इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। खास करके मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे कहीं किसी इशू को लेकर के दंगा फसाद हो गया है, वहाँ राइट्स फैल गए हैं, तो वहाँ अगर आप एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में अपॉइंटेड हैं, या फिर एक IAS ऑफिसर्स के रूप में अपॉइंटमेंट है, तो लोगों की जो भावनाएं हैं, उनके जितने भी जो सेंटीमेंट्स हैं, उसका कैसे आप ध्यान रखते हैं, और फिर आप उसको कैसे डील कर पाते हैं, और ताकि उनका जो सेंटीमेंट्स है उसको आप बिना ठेस पहुँचाए, आप उनके जो सेंटीमेंट्स है, खास करके मान लीजिए कि अगर कोई रिलीजियस सेंटीमेंट्स हो, या रीजनल सेंटीमेंट्स हो, या लैंग्वेज से रिलेटेड सेंटीमेंट्स हो, या कल्चरल सेंटीमेंट्स हो, उस चीज़ को लेकर के, तो बिना लोगों को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, आप उनसे कैसे अटैच होकर के उन जो दंगे फसाद हैं उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं। तो ये भी एक ध्यान देने वाली कंसेप्ट है। कंट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। हाँ, मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो मोरल थिंकर्स रहे हैं, यानी जो जिस पे ये पेपर बेस्ड है, तो कौन कौन से ऐसे मोरल थिंकर्स रहे हैं जिनके लाइफ से हम सीखते हैं और वो अपने लाइफ में फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे अरिस्टोटल ने कहा कि मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी हमारी जो अगर पूरा डार्विनियन थियोरी देखा जाएगा तो पता चलता है कि हम लोग
कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, आखिर वो इसके विकास में कौन कौन सी बाधाएं आई है। और आज एक मॉडर्न मानव जब आया है सामने, तो एक इसको सोशल एनिमल अरिस्टोटल ने उसी समय क्यों बोला था कि सोशल, हाँ सोशल एनिमल कहने का मतलब कि ये एक एनिमल ही है, हमारा प्रजाति ही वही है, हमारे एंसेस्टर्स ही बंदर या मंकीज़ या फिर जो गोरिल्ला वगैरह चिंपैंजी मिल जाएंगे, क्योंकि 99% DNA उनसे मैच करेगा हमारा। तो जो मोरल थिंकर्स हैं उन्होंने आखिर कौन कौन से कंसेप्ट दिए खास करके मोरालिटी को लेकर के, या जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं या फिर जो फिलोसोफर्स हैं सारी दुनिया के, जैसे हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे, अरिस्टोटल, प्लेटो के बारे में बात कर रहे थे, अभी फिर देखेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर भी सामने आते हैं, फिर या फिर तथागत गौतम बुद्ध, महावीर, या और भी जितने भी जो फिलोसफर्स रहे हैं जिनके दर्शन से सीखा जाना चाहिए, तो वो इंडिया के और वर्ल्ड के भी, तो ये हम लोग देखेंगे। फिर पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड इथिक्स इन पब्लिक, पब्लिक और सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, ethical concerns, dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations and conscience as a source of ethical guidance, accountability and ethical governance, a strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding, corporate governance। ये सारे कीवर्ड्स हैं, सारे कीवर्ड्स को एक एक करके हम लोग तोड़ तोड़ के देखेंगे कि आखिर जैसे डिलेमा, आज सोशल या इथिकल डिलेमा क्या होता है, किन किन स्थितियों में, किन किन सर्कमस्टांसेस में ऐसी स्थितियाँ आपको उत्पन्न हो सकती है ताकि जब आप एक सोशल या इथिकल डिलेमा में पड़ते हैं और एक अच्छे डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। अगर इसके बारे में अगर पहले से ही हम लोग समझे रहेंगे, इसमें जाने रहेंगे, तो कोई अगर फील्ड में जाता है काम करने के लिए तो उसको ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही उसको पता रहेगा कि इन स्थिति में हमें कैसा डिसीजन लेना है। ठीक है। रेगुलेशन, रूल्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, यानी बहुत सारे जो नियम कानून हैं, नियम कानून क्या है, क्या वो इथिक्स से कन्फ्लिक्ट करता है या फिर वो उसके साथ चलता है, तो इन सारी चीज़ों का भी देखेंगे। कभी कभी होता है कि हम बहुत रूल बाइंडिंग ज़्यादा हो जाते हैं या लॉज को फॉलो करने वाले होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम मोरालिटी को कभी कभी खो देते हैं। खास करके जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो चीज़ें नहीं आ पाती है, हम बोलते हैं कि नहीं रूल अगर ऐसा कहता है तो बस वही करेंगे, और उसमें जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो फिर थोड़ा सा कम होने लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस, ये सारी जो की वर्ड्स है। इथिकल गाइडेंस क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अगर कोई एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, तो उसके वो किस चीज़ के प्रति, यानी उसका अंतिम उत्तरदायित्व जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो पब्लिक है, पब्लिक सर्विसेज है, उनके प्रति है, कि क्योंकि वो उन्हीं के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया गया है और वो उनके ये सर्विस है। सर्विस मतलब ही है सेवा करना है, तो हम सर्वेंट ही हैं पब्लिक के, तो पब्लिक के सर्वेंट हैं तो हम उनके मालिक नहीं हो जाएंगे, उनके बस सर्वेंट ही रहेंगे। तो लेकिन अगर हम जाएं और फिर समझे कि हम ही मालिक हैं और बाकी सब हमारे अंडर में हैं और हमारे गुलाम हैं, तो फिर वो जो कियोस्क की स्थिति पैदा हो जाएगी, एनार्किज्म बढ़ने लगेगा किसी भी डिपार्टमेंट में। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि आप कितने अकाउंटेबल रहते हैं पब्लिक के प्रति, तो अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करना है। इथिकल गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस जो गवर्नेंस है उसके अंदर जो इथिकल वैल्यूज़ क्या क्या आनी चाहिए, यानी जो आप जो भी कार्य करते हैं जब जाते हैं तो उसमें इथिक्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप मोरल रहें, इथिकल रहें हर स्थिति में। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, इथिकल इशूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, खास करके मान लीजिए कि अभी यूक्रेन का लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि रसिया ने यूक्रेन पे क्या किया, अटैक कर दिया आई थिंक 24 फरवरी 2022 को। तो उसके बाद से पूरे जो दुनिया में एक उथल पुथल मच गया और सब बट गए कि उसमें अमेरिका को सपोर्ट करना है या जो नाटो है उसको सपोर्ट करना है या रसिया को सपोर्ट करना है या यूक्रेन को सपोर्ट करें या ना करें। तो ये इंटरनेशनल इथिकल जो डिलेमाज क्रिएट हो गया था उस समय। इंडिया का स्टैंड तो बहुत ही साफ रहा उसमें कि हाँ
माने ऐसे जो रसिया वो खुल के सामने नहीं आया इंडिया का स्टैंड, क्योंकि रसिया भी हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं उसके साथ एक क्लोज फ्रेंड रहा है, और इसका इतिहास फ्रेंडशिप का इंडिया और रसिया का बहुत पुराना रहा है। लेकिन उस पर इंडिया ने क्या किया कि वो न्यूट्रल हो गया, यानी उस पर कुछ बोला ही नहीं और ओपन अपना जो स्टेटमेंट नहीं आया कि हाँ हम यूक्रेन की तरफ हैं या फिर रसिया की तरफ हैं। इसका मतलब कि हाँ या ना वाली बात नहीं है, जो जैसी परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार इंडिया ने काम किया। इंडिया के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने इस चीज़ को बखूबी हैंडल किया। तो एथिकल इशूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इसका वो फंडिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस, फंडिंग कैसे होते हैं, खास करके जो क्राउड फंडिंग होता है या इंटरनेशनल लेवल पे जैसे फंडिंग किया जाता है, तो उसमें किन किन चीज़ों का किन किन जो इशूज हैं, खास करके ट्रांसपेरेंसी के इशूज, उसका ख्याल रखा जाए। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, codes of ethics, codes of conduct, citizens charters, work culture, quality of service। यानी प्रोबिटी इन गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। इसका पब्लिक सर्विस का कंसेप्ट क्या है, यानी लोक सेवा अगर है, लोक मतलब जो लोगों की सेवा करने के लिए हम आज एटलीस्ट जब यूपीएससी का फॉर्म फिलअप होता है तो 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, और यानी सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, क्या वाकई में वो सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं? ऐसा जो एनसीआरबी का रिपोर्ट तो नहीं बताता है कि वो चाहते तो हैं सिविल सर्विसेज में जाना, और उनके चाह के पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा ज़रूर रहता है। अगर नहीं तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में चाह जाए कि वहाँ कोई भी करप्शन नहीं होगा या कोई भी ऐसे जो इमोरल चीज़ें नहीं होगी, अनइथिकल चीज़ें नहीं होगी, या फिर जो कोई भी जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उसको हम 100% इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश अगर करेगा तो ज़रूर कर सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर आएंगे, कुछ वहाँ भी डुअलिटी आएगा, जो डिलेमाज उसको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो डिटरमाइंड रहे तो बहुत अच्छा किया जा सकता है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने कि बहुत सारे जो IAS ऑफिसर्स हैं या जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने अपने जान पे खेल करके या फिर अपना पूरा जीवन दांव पे लगा करके इन सारी चीज़ों को प्रूव किया है कि नहीं, सारे पॉलिटिकल प्रेशर या फिर सारे बाधाओं के बाद भी हम अच्छा अगर करना चाहें, हमारी जो विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग हो तो हम अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का देखेंगे हम लोग। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक हो जाता है, एक कीवर्ड हो जाता है कि इंफॉर्मेशन हम शेयर कर पाते हैं कि नहीं है। खास करके राइट टू इन्फॉर्मेशन जब से लागू हुआ उसके बाद तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना एक बाध्यता हो गई है। तो ये एक अच्छी बात है कि इससे और जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ रही है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल पा रही हैं। और ख़ास करके आजकल जो सोशल मीडिया के ज़माने में या फिर कह सकते हैं कि जो इंटरनेट के ज़माने में ऑनलाइन ही RTI आप फाइल कीजिए या PIL, अगर किसी से कोई इशू हो रहा है तो PIL आप पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं और वहाँ से आप उस चीज़ को उसका निदान खोजने का प्रयास कर सकते हैं। तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स के कोड्स क्या है, इसके आखिर कैसे काम करता है, क्या केवल एथिक्स केवल अपने थिंकिंग पर ही काम करता है या इसके लिए कुछ ऑफिशियल कोड्स दिए गए हैं। तो सब कोड रूल्स जैसे कंडक्ट रूल्स हैं वैसे भी उसमें भी कोड्स दिया गया है। कोड्स ऑफ कंडक्ट यही है, कोड्स ऑफ कंडक्ट ही हो गया, यानी आचार संहिता जिसको बोला जाता है। सिटीजन्स चार्टर्स, अब पब्लिक को कौन कौन सी सुविधाएँ दी जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। पब्लिक को कौन कौन सी सुविधाएं, सिटीजन चार्टर, अगर कोई सिटीजन है तो उसका बेसिक, किसी भी सिटीजन का बेसिक नीड क्या है, और जो गवर्नमेंट ने उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी डिटरमाइंड की हैं, निर्धारित की हैं कि हाँ इस ऑफिस में आपको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मान लीजिए कि अगर एक स्कूल है तो स्कूल में वो एक चार्टर्स आपको दिया गया है कि स्कूल में हैं तो इतने टीचर्स हैं, इतने स्टाफ्स हैं, इतने चिल्ड्रेंस हैं और इतने क्लीनिंग स्टाफ्स हैं या फिर खाना बनाने वाले स्टाफ्स हैं। खास करके अभी जब मिड डे मील चल रहा है उस समय, तो एक वहाँ हो गया। या फिर ऐसे ही कोई और ऑफिस अगर ले लिया जाए तो सारा वो सिटीजन चार्टर्स वहाँ लिखा होता है कि पब्लिक को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है। तो
उसका क्या कंसेप्ट है सिटीजन 64 का, वर्क कल्चर, यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज का वर्क कल्चर कैसा होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, लोग जब जाते हैं काम करने के लिए तो कैसे काम करते हैं, वो उनका काम करने का तरीका कैसा है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। मान लीजिए कि आरटीआई हमने फाइल किया और एक लिमिटेड समय में हमको रिजल्ट मिलना चाहिए कि हम इंफॉर्मेशन, अगर हम चाहते हैं कि हमको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल लें, तो वो कितने, क्या विद इन टाइम लिमिट्स में वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, या फिर जो सर्विसेज दिया जा रहा है, जैसे अब इंडियन रेलवेज का ले लीजिए, तो उसमें कैसे, उसमें क्वालिटी क्या है, खास करके फूडिंग का, लॉजिंग का, अगर आप कहीं स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ की जो क्लीननेस का क्या स्थिति है, या फिर जो लॉन्च वगैरह हैं तो वहाँ खाना कैसे, खास करके अभी जो IRCTC का है तो बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, जो पब्लिक फंड्स है इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, तो ये तो हर साल की बात है कि हर साल बजट का घोषणा एक्सपेंडिचर होता है कि हाँ इतना एक्सपेंडिचर हुआ और फिर एस्टिमेटेड बजट हमारा ये है, इसमें इन एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। तो पब्लिक फंड्स का यूटिलाइजेशन कितना % हो पाता है, अभी तक तो अगर देखा जाए, अगर करेक्ट डाटा तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो मुश्किल से 20 से 30% भी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है जो पब्लिक फंड्स है उसका, या तो पैसे वापस चले जा रहे हैं या फिर करप्शन में चले जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग देखेंगे कि यहाँ लूप होल्स या लीकेजेज क्या क्या हैं, या इन समस्याओं को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या क्या जो करप्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हाँ, NCRB का रिपोर्ट बोलता है कि 80 to 85% ऑफ IAS ऑफिसर्स आर करप्ट। अगर 80 से 85% IAS ऑफिसर्स करप्ट हैं तो करप्शन आखिर है कहाँ, क्योंकि जो फिर हम जो पब्लिक फंड है उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर पाएंगे। ये NCRB का आपका रिपोर्ट है, उसके आधार पे हम बातें अपना बोल रहे हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो चैलेंजेज ऑफ करप्शन है, यानी जिसको दिया गया है कि आपको इसको मॉनिटरिंग करना है और इम्प्लीमेंटेशन करना है। जो पब्लिक फंड्स हैं, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा हर साल पास किए जाते हैं और उस पर फंड एलोकेट किया जाता है, ताकि वो जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्विसेज है, क्वालिटी सर्विसेज है, वो प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन जिसको एक दे सकते हैं, एक मुहावरा बोल सकते हैं हम लोग प्रभाव से, कि बिल्ली को दही की रखवाली करने के लिए बोल देना तो फिर क्या करेगी, या दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दे दिया जाए कि हाँ चलो इसकी रखवाली तुम करो, तो वो क्या करेगी उसके साथ, यही बात है। लेकिन ये एक चैलेंजेज है, करप्शन का चैलेंजेज है, इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। आखिर ये चैलेंजेज ऑफ करप्शन इथिक्स एंड मोरालिटी या इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में ही क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेज आए हैं, केसेज या केस स्टडीज आए हैं, या बहुत सारे जो कंप्लेंट्स ट्रेनिंग सेंटर में गए हैं, UPSC को गए हैं, कि कैसे कैसे लोग चुन के आ जाते हैं जो पहले महीने से ही या पहले साल से ही पूरा एकदम घोर करप्शन में लिप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है और उसका निदान क्या है वो भी देखेंगे। केस स्टडीज ऑन एबव इशूज, यानी जितने भी इशूज हैं ये इस पर केस स्टडीज बनता है। तो यानी पब्लिक जो पॉलिसीज़ हैं उसका यूटिलाइजेशन आपके जिम्मे अगर दिया गया है तब का उसका यूटिलाइजेशन कितना % कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या उसमें आप ट्रांसपेरेंट हैं या आप इंटीग्रिटी को, ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं जिस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं डेफिनेटली, और एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। तो इसी के साथ ये जो हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। कल जब हम लोग आएंगे तो कल से एक GS का कोई पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और GS के पोर्शन में हम लोग मुझे लग रहा है कि एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट किया जाए या फिर मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट किया जाए, और फिर ऑप्शनल पर भी हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शनल किन किन ऑप्शनल का क्या क्राइटेरिया